हाय गाइस, जय हिंद सभी को। मेरा नाम है आशीष एंड आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ विजन आईएएस के मंथली करंट अफेयर के इन्वायरमेंट सेक्शन को, जो कि अक्टूबर मंथ का है। ओके, तो पहली टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड। 10 ईयर हो गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अडॉप्ट किया भारत को। तो 2015 में एक्चुअली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट जो था, एसडीजी टारगेट को यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2030 एजेंडा के रूप में अडॉप्ट किया गया था। तो अभी 2025 हो रही है, तो ये 10 ईयर हो चुका है, तो ये न्यूज पे है। तो क्या होता है कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, आल्सो नोन एज ग्लोबल गोल, completed 10 years since their adoption in सितंबर 2015। तो बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होती क्या है, अगर इस चीज के बारे में दिमाग लगाया जाए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वाज फर्स्ट डिफाइंड इन द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट 1987 Brundtland Report as a development that meets the need for present without compromising the ability of future generation to meet their own needs। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बेसिकली ये होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर बेसिकली कहा जाए तो ये होता है कि आप जो है सो कोई भी ह्यूमन ह्यूमन बीइंग्स है और कोई भी लिविंग बीइंग है, अगर आप नेचुरल फोर्सेस को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, नेचुरल फोर्सेस को, रिसोर्सेस को यूज कर रहे हो, तो आपको नेचुरल रिसोर्सेस को यूज करना है, पर लेकिन फ्यूचर के बारे में भी आपको कंसर्न होना चाहिए कि आप इस तरह से नेचुरल रिसोर्स को आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हो कि वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाए और फ्यूचर के लिए कुछ भी ना बचे, नेचुरल डिग्रेडेशन हो जाए। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि आप कोई भी कार्य आपको करना है तो वो संतुलित तो अवस्था में करना है, जिससे प्रकृति का नुकसान न हो, प्रकृति को किसी तरह से भी हानि न पहुंचे, और फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी आपको दिमाग लगाना है कि आने वाला जो पीढ़ी है उसे भी वो संसाधन उपलब्ध हो और उसको कंप्लीटली इरिडिकेट नहीं कर देना है कोई भी चीज को, और कोई भी नेचुरल चीजों को डिस्टर्ब नहीं करना है। नेचुरल चीजों को लेकर इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर करते हैं तो उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहेंगे, अगर सिंपल सी भाषा में करते हैं। सो 2015 में ऑल कंट्री इन यूनाइटेड नेशन अडॉप्टेड 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट सेट आउट 17 एसडीजी व्हिच इज इंक्लूडेड 169 टारगेट। तो 2015 में क्या होता है कि 169 टारगेट के साथ 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को यूनाइटेड नेशन के जितना भी कंट्री है सब अडॉप्ट करते हैं और 2030 एजेंडा के तौर पर अडॉप्ट करते हैं। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट आर कॉल टू एक्शन टू end the poverty, inequality, protect the planet, and ensure that all the people enjoy health, justice, prosperity. It is critical that no one is left behind that। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में क्या है कि प्रॉपर्टी, इनइक्वालिटी, प्रोटेक्ट प्लानेट को भी, मतलब प्रॉपर्टी को भी इरिडिकेट करना है, इनइक्वालिटी को खत्म करना है, एंड प्लानेट को प्रोटेक्ट करना है, और ये इंश्योर करना है कि जितना भी प्लानेट में पीपल्स हैं सब हेल्दी रहें और जस्टिस सभी को उपलब्ध हो एंड प्रोस्पेरिटी हो। सो ये जरूरी है इसमें कि कोई भी मनुष्य, कोई भी प्राणी छूटे नहीं। सो प्रोग्रेस टुवर्ड द अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, अगर प्रोग्रेस कहते हैं कि क्या प्रोग्रेस हुआ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में, तो पहला प्रोग्रेस की बात करें तो ग्लोबल एज पर द 10th एडिशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट, जो कि यूएनडीपी द्वारा जारी करते किया जाता है। एसडीजी रिपोर्ट जो होता है यूएनडीपी जारी करती है, एंड उसके अकॉर्डिंग पहला फिनलैंड है, फर्स्ट रैंक में आता है। दूसरा रैंक जो अगर बात करी जाए तो स्वीडन है, और तीसरा रैंक कहा जाए तो डेनमार्क है। और ऑन एवरेज का बात किया जाए तो ईस्ट एंड साउथ एशिया जो है सबसे तेजी से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने वाला एरिया हो गया है। एंड ये सब सोशियो इकोनॉमिक टारगेटेड है, उसको प्रॉपरली वे में अचीव कर रहा है ईस्ट और साउथ एशिया। ओके, तो ईस्ट एंड साउथ एशिया काफी तेजी से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के टारगेट को अचीव कर रहा है। सो बात करी जाए तो ओनली 17% ऑफ एसडीजी टारगेट आर ऑन द ट्रैक टू बी अचीव्ड बाय 2030। अगर 2030 में बात करी जाए तो दो लोगों ने कहा था, देशों ने कहा था कि 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का 17 टारगेट को अचीव करना है, लेकिन अगर 17 में से सिर्फ 17%
टारगेट ही ऐसा है जो कि ट्रैक में है, जो अचीव किया जा सकता है 2030 तक। एंड मोस्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट हैव मेड स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेस। यूनाइटेड नेशन मेंबर का स्टेट जो है वो प्रोग्रेस किया है ऑन टारगेट रिलेटेड टू सक्सेस ऑफ बेसिक सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को रिलेटेड है, इंक्लूडिंग मोबाइल ब्रॉडबैंड से रिलेटेड में टारगेट प्रोग्रेस हो रहा है। और इंटरनेट यूज में एसडीजी 9 है, जो एसडीजी 9 में आता है। एंड एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी जो एसडीजी 7 में क्लीन एनर्जी को रिलेटेड है। एंड अंडर 5 मोर्टालिटी रेट एंड नियोनाटाल मोर्टालिटी एसडीजी 3 में आती है। तो ये यूनाइटेड नेशन का मेंबर स्टेट जो है स्ट्रांगली प्रोग्रेस कर रहा है इन चीजों में। फॉर इंडिया की प्रोग्रेस की बात करी जाए तो इंडिया इज प्रोग्रेस इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करी जाए तो फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया रैंक अमंग द 100। पहली बार भारत जो है सो 100 में रैंक आया है। और कितना रैंक आया है इसका? 99 रैंक आया 2025 में। और कितना स्कोर है? 67 स्कोर है। कितना में? 100 में। ओके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की टारगेट की बात करी जाए, देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट जो 17 टारगेट दिया हुआ है, वो 17 का 17 टारगेट दिमाग पे होना चाहिए, क्योंकि हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता ही है, चाहे कोई भी पीसीएस की एग्जाम हो या पीएससी की एग्जाम हो। तो मोस्ट ऑब्वियस पूछता है। एंड मेंस के एग्जाम में तो ये बहुत अच्छा कोर्स होता है, इस चीज को आपको यूज करना ही करना है। तो एसटीजी 1 टारगेट क्या है? क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का पहला टारगेट? ये है नो पॉवर्टी होता है, यानी कि गरीबी हटाओ। सो 135 मिलियन पीपुल जो है अभी भी हैव मूव्ड आउट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी बिटवीन 2015 से 2016 एंड 2019 से 2021, नीति आयोग का रिपोर्ट के अनुसार। तो नीति आयोग का रिपोर्ट के अनुसार 135 मिलियन पीपुल भारत का गरीबी से निकल चुका है। दूसरा है टारगेट जीरो हंगर जो होता है फॉर प्रिवलेंस ऑफ अंडर नरिशमेंट इन 2021 से 2023 तक इज 13.7%। तो अंडर नरिशमेंट का प्रिवलेंस जो है अभी भी आपका 13.7% बना हुआ है। एसटीजी थर्ड टारगेट जो होता है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, गुड हेल्थ एंड वेलबींग में भारत का ये देखिए मेटरनल मोर्टालिटी रेट जो पर था पर लाख व 1 लाख लाइफ बर्थ पर होता है मेटरनिटी मोर्टालिटी रेट, डिक्लाइन कर रहा है 80.55 इन 2023 से 130 से जो दो 130 में 2014 में 130 था उसे 80 पर आ चुका है, यानी ये डिक्लाइन कर गया है एसडीआर रिपोर्ट के अनुसार। एसडीजी फॉर क्वालिटी एजुकेशन की अगर बात करी जाए तो नेट प्राइमरी इनरोलमेंट रेट अभी 99.9% है, काफी अच्छा है। एंड जेंडर इक्वालिटी की अगर बात करी जाए तो डिमांड फॉर फैमिली प्लानिंग satisfied with the modern method rose to 77.5% इन 2024। 2024 में 77.5% रोज कर गया क्या? फैमिली प्लानिंग। ठीक है, फैमिली प्लानिंग का जो भी मॉडर्न मेथड है 77.5% इंक्रीज में है, यानी कि अब जेंडर डिस्पेरिटी धीरे धीरे कम हो रही है। जो भ्रूण हत्याएं होती थी, जो डिस्पेरिटी होती थी चाइल्ड चाइल्ड बोर्न को अगर गर्ल चाइल्ड बोर्न होता था तो गर्ल चाइल्ड बोर्न होता था, तो जिस तरह से भ्रूण हत्याएं होती थी वो धीरे धीरे कम हो रही है। बात करी जाए क्लीन एनर्जी की जो एसडीजी 7 में आती है, तो एसडीजी 7 में जो है 99.2% पॉपुलेशन है एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी इन 2022। तो 99.2% लोगों के बीच अभी इलेक्ट्रिसिटी 2022 में उपलब्ध है, काफी अच्छी बात है। एसडीजी 9 की बात करी जाए तो इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आता है इसमें। एसडीजी 9 में देखिए 886 मिलियन एक्टिव इंटरनेट यूजर इन 2024। तो काफी ज्यादा इंटरनेट यूजर है, 886 मिलियन है। फॉर इंटीग्रेटेड इंटीग्रेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इनटू इंडिया डेवलपमेंट प्लानिंग अगर करी जाए तो क्या इंटीग्रेशन हो सकता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का इंडिया का डेवलपमेंट प्लानिंग में? तो वॉल टू गवर्नमेंट अप्रोच क्या होता है? इंडिया अडॉप्टेड ए कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब हो गया व्यापक, comprehensive approach by integrating sustainable development goals vertically across the three tier of the government, central, state and local, and horizontally across ministry। तो भारत ने क्या किया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को कैसे एसडीजी को कैसे अडॉप्ट किया है? तो एसडीजी को अडॉप्ट करने के लिए भारत ने 3 टायर का गवर्नमेंट होता है, पता है। एक तो सेंटर में होती है, दूसरी स्टेट में होती है, तीसरा लोकल पंचायती राज होता है। तो आप ऊपर से नीचे तक जो भी है आप सीधे वर्टिकली, एक तो वर्टिकली है, दूसरा हॉरिजेंटली मिनिस्ट्री के करो, नहीं तो वर्टिकली अडॉप्ट कर रहे हो ऊपर से नीचे तक और हॉरिजेंटली अडॉप्ट कर रहे हो, यानी मिनिस्ट्री के सारा मिनिस्ट्री में इक्वली तौर पर सभी मिनिस्ट्री जितना भी, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ माइनिंग जो भी हो गया, इंडस्ट्री का मिनिस्ट्री हो गया, या फिर डिफेंस मिनिस्ट्री हो गया, या फिर कोई भी मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, तो सब में आपको हॉरिजेंटली ये चीज को
अडॉप्ट कर रहे हैं कि किस तरह से इक्वल वे में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल किया जाए, जबकि सेंटर से टारगेट लिया जाता है, सेंटर से टारगेट लिया जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, और स्टेट में उसको ट्रांसफर किया जाता है, और लोकल स्टेट गवर्नमेंट से लोकल पीपल में भी ट्रांसफर किया, लोकल गवर्नमेंट में भी ट्रांसफर किया जाता है। इस तरह से वर्टिकली वर्टिकली अडॉप्ट किया जा रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट को। ठीक है, दो तरह से अप्रोच किया जाता है। एग्जांपल में अगर किया जाए तो नीति आयोग एक्ट एज ए सेंट्रल कोऑर्डिनेटिंग बॉडी। नीति आयोग जो है सो सेंट्रल कोऑर्डिनेटिंग बॉडी है, पहले जो प्लानिंग कमीशन था नीति आयोग है। टू फैसिलिटेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंप्लीमेंटेशन अक्रॉस सेक्टर, तो अलग अलग सेक्टर के बीच सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को एसडीजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए नीति आयोग क्या है, कोऑर्डिनेटिंग बॉडी है सेंट्रल का, एंड अक्रॉस सेक्टर एंड स्टेट, स्टेट के बीच में भी। इंश्योरिंग सिस्टमेटिक अलाइनमेंट होना चाहिए। नीति आयोग स्टेट सपोर्ट मिशन, नीति आयोग का राज्य सपोर्ट मिशन क्या कहता है, फर्दर बूस्टर द बॉटम अप अप्रोच फॉर फोस्टरिंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नीति आयोग का जो स्टेट सपोर्ट मिशन है वो क्या कर रहा है, जो नीचे से जो है, नीचे से जो मतलब सबसे बेसिक लेवल पे यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से लेकर बॉटम से लेकर ऊपर तक का अप्रोच को यूज करते हुए इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को टारगेट कर रहा है। मतलब पंचायती राज में टारगेट किया जाए, जैसे सपोज करिए आप कुसुम स्कीम देखे होंगे, कुसुम स्कीम जो सॉरी सोलर पंप जो होता है, सोलर पंप डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है कुसुम स्कीम में किसानों को, ताकि सस्टेनेबल वे में वो इरिगेशन कर सके और इसमें प्रॉब्लम ना हो, जी का कंजप्शन कम से कम सॉरी 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 सो दिस इज देयर, यहाँ भी पॉल्यूशन हो रखा है यार, सो थोड़ा बहुत तो खांसी होती है। एंड आगे की बात करी जाए तो डाटा ड्रिवन कम्प्रीहेंसिव फेडरलिज्म, डाटा ड्रिवन कम्प्रीहेंसिव फेडरलिज्म की अगर बात करी जाती है तो ये क्या है कि नीति आयोग का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जो है, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स है, एंड स्टेट हेल्थ इंडेक्स है, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स है, और एसडीजी इंडिया इंडेक्स है। तो ये क्या करता है, ये सब डाटा को डाटा ड्रिवन अप्रोच में इंपॉर्टेंट रोल करता है। जैसे सपोज करो कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स है या स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स है, तो वो डिटरमाइन कर रहा है, वो इंस्पेक्ट कर रहा है कि किस स्कूल में मतलब किस जगह पर किस डायमेंशन में स्कूल में एजुकेशन में कहीं कमी रह गई है, या फिर कहाँ किसी स्टेट का स्कूल में कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। सो ये हो गया। या फिर एसडीजी इंडिया इंडेक्स है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स में जो उसका डायमेंशन है, जैसे मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट हो गया, या फिर जो एम्प्लॉयमेंट रेट हो गया, या फिर एजुकेशन से रिलेटेड हो गया, तो इन चीज़ों से इन डायमेंशन को देखता है कि कितना इस डायमेंशन में कार्य हुआ है, ताकि एसडीजी जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को टारगेट किया जा सके, स्टेट किस पोजीशन पे है। तो इस तरह से नीति आयोग का एक फंक्शन है कि आप इंडेक्स के थ्रू, अलग अलग रिपोर्ट के थ्रू आप इस चीज को प्रिडिक्ट करते हैं कि आप स्टेट कितना इस चीज में तरक्की कर रहे हैं, या कितना बढ़ोतरी है, या कहाँ लैक रह गया स्टेट या मिनिस्ट्री या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। तो इस तरह से नीति आयोग का डाटा ड्रिवन कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म चल रहा है। लोकलाइजेशन की अगर बात करी जाए तो नॉर्थ ईस्ट एनईआर डिस्ट्रिक्ट एसडीजी इंडेक्स है डायरेक्टली इन्फ्लुएंस टारगेटेड इन्वेस्टमेंट इन नॉर्दर्न स्टेट, इंक्लूडिंग द 825 मिलियन इन्वेस्टमेंट वाया पीएम डिवाइन स्कीम। तो पीएम डिवाइन स्कीम मोस्टली जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को लेकर है, जो सेवन सिस्टर की बात करी जाती है। सो नीति आयोग का जो ए नॉर्थ ईस्ट एनईआर डिस्ट्रिक्ट एसडीजी इंडेक्स है, वो क्या कर रहा है, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहा है टारगेटेड इन्वेस्टमेंट इन नॉर्थ ईस्ट नॉर्दर्न स्टेट को, और देख रहा है कि कितना 885 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया गया है और उसका बढ़ोतरी के लिए। और यहाँ भी थोड़ा सा ये एस्टिमेट किया जाता है कि किस तरह से तरक्की हुई कि नहीं हुई, कितना प्रॉपर वे में अरेंज हो रहा है, पैसा का यूटिलाइजेशन हो रहा है, या फिर किस जगह पर लेग बिहाइंड सेक्टर कहाँ पर है, कहाँ पर किस सेक्टर में पीछे रह जा रहा है।
सो लोकलाइजेशन भी इम्पोर्टेंट है एंड इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करी जाए तो सेवरल स्टेट हैव सेट अप द डेडिकेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कोऑर्डिनेशन एंड एक्सेलरेशन सेंटर so that to institutionalize and mainstream sustainable development goal effort within the governance framework and improving accountability एंड इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटी। तो बहुत सारे स्टेट ने क्या किया है, डेडिकेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कोऑर्डिनेशन एंड एक्सेलरेशन सेंटर को लाया है ताकि इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए और मेन स्ट्रीम में लाया जाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इफर्ट को विद इन द गवर्नेंस फ्रेमवर्क के अंतर में। सो इम्प्रूविंग इससे क्या होगा कि अकाउंटेबिलिटी इम्प्रूव होगी एंड इम्प्लीमेंटेशन जो इम्प्लीमेंट कैपेसिटी है वो भी इम्प्रूव होगी। सो आगे की बात करी जाए तो इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल फोकस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में अगर बात करी जाती है कि क्या होता है तो फोकस ऑन द लेगिंग रीजन एंड एड्रेस वेरियस सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस बाय शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपर्ट्स एंड रिसोर्सेस इंश्योरिंग इक्विटेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल डिलीवरी। तो इसमें क्या होता है कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मोस्टली वो डिस्ट्रिक्ट में चलता है जो काफी पिछड़ा होता है, सोशियो इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव से वो पीछे है, तो उसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चलाई जाती है। और इसमें जो चैलेंजेस है उसको अलग अलग स्ट्रीम में बांट दिया जाता है, अलग अलग डिपार्टमेंट को दे दिया जाता है उसको कोऑर्डिनेट करते हुए, ताकि उसकी चैलेंजेस को दूर करी जाए और एक्सपर्ट और रिसोर्स को वहां पर यूज किया जाता है ताकि उसको दूसरे डिस्ट्रिक्ट के तुलना में इक्वल में लाया जा सके एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का प्रॉपर डिलीवरी हो सके। एग्जाम्पल की बात करी जाए तो एज पर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम रिपोर्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एक्सपीरियंस इंप्रूव डेवलपमेंट आउटकम इन जस्ट 3 ईयर ऑफ एडीपी इम्प्लीमेंटेशन। सो अगर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट की बात करी जाए तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो थे एक्सपीरियंस कर रहे हैं इम्प्रूवमेंट 15 सालों में, जो एडीपी प्रोग्राम लगा है उसके 3 सालों में ही वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं डेवलपमेंट काफी हद तक। सो काफी हद तक अचीवमेंट हो रखी है, डेवलपमेंट हो रखी है, मतलब वो इक्वल अन्य डिस्ट्रिक्ट के मुकाबले इक्वल में आ चुके हैं, इक्वालिटी में आ चुके हैं। सो इशू की बात करी जाए तो फर्स्ट टर्म डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में क्या इशू है तो डाटा अवेलेबिलिटी। डाटा अवेलेबिलिटी की बात करी जाए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2023-24 डज नॉट मेजर इंडिकेटर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो इंडेक्स है 2023-24 उसने क्या किया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 17 है उसको मेजर ही नहीं किया है। ओनिंग द अनअवेलेबिलिटी क्यों ऑफ सुटेबल डाटा एट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी लेवल। तो इसका कारण ये है कि जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी है वहां पर इसके लिए प्रॉपर डाटा अवेलेबल है नहीं। सो रीजनल डिस्पेरिटी की बात करी जाए जैसे कि बिहार है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, इमर्ज एज द पुअरेस्ट स्टेट इन इंडिया। और जबकि केरला की बात करी जाए, सिक्किम की बात करी जाए, तमिलनाडु की बात करी जाए तो हैव रजिस्टर्ड लोएस्ट पॉवर्टी अक्रॉस इंडिया। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग में बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश है ये अगर बात करी जाए तो सबसे गरीब स्टेट में आ रहे हैं, पुअर स्टेट में है। यहाँ पर संसाधनों की देखा जाए तो झारखंड में मिनरल्स हैं और बिहार में मैन पावर है एंड यूपी में भी फर्टाइल लैंड है एंड वाटर रिसोर्सेस हैं। फिर भी यहाँ पर लिटरेसी रेट कम है और पुअर पॉपुलेशन है, यहाँ करप्शन ज्यादा है एंड प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है किसी भी चीजों को लेकर। सो ये स्टेट पुअर रह गए। वहीं अगर केरला की बात की जाए तो वहाँ ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी है, केरला, सिक्किम और तमिलनाडु जैसे स्टेट में, तो वहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ज्यादा अचीव हो रहा है। तो दोनों में रीजनल डिस्पेरिटी हो जा रही है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की बात की जाए तो परसिस्टेंट फाइनेंसिंग गैप ड्रिवन बाय डिफिकल्टी इन मोबिलाइजिंग डोमेस्टिक रिसोर्स। तो परसिस्टेंट फाइनेंशियल गैप क्या हो रहा है, ड्रिवन बाय डिफिकल्टी इन मोबिलाइजिंग डोमेस्टिक रिसोर्स, limited access to private finance and constraint in leveraging international development cooperation। तो मेनली इसमें क्या हो रहा है कि फाइनेंशियल गैप डेवलप हो रहा है। क्यों? क्योंकि डिफिकल्टी अराइज हो रही है जो डोमेस्टिक रिसोर्स है उससे फाइनेंशियल मोबिलाइज करने को लेकर, और जो प्राइवेट प्लेयर है उसका लिमिटेड रोल है यहाँ पर। एंड
कंस्ट्रेंट है, कंस्ट्रेंट इसमें भी प्रॉब्लम हो रही है लिवर्जिंग की चीज में, इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन को भी रिलेटेड, तो वहां से भी कम इफर्ट हो रहा है। तो इस तरह से फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है। अभी देखिए पाकिस्तान को आईएमएफ लोन दे रहा है, लेकिन भारत के संदर्भ में आईएमएफ उतना एक्टिव नहीं है, या जो इंटरनेशनल मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ जो फंड करते हैं प्रोग्राम के लिए, वो उतना ज्यादा भारत में एक्टिव नहीं है जितना अन्य देशों में है। तो ये थोड़ा सा फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट क्रिएट कर रहा है। इंस्टीट्यूशनल एंड गवर्नेंस की बात करी जाए तो डिस्पार्ट एफर्ट ऑफ मेन स्ट्रीम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इन प्लानिंग वेरिंग एंड कैपेसिटी एंड कोऑर्डिनेशन across ministry state and affect uniform local body affect uniform implementation impacting sustainable development progress। सो अगर बात करी जाए तो डिस्पाइट इफर्ट ऑफ मिनिस्ट्री में एसडीजी इन प्लेइंग वेरियस कैपेसिटी, बहुत सा कैपेसिटी वेरिंग कैपेसिटी एंड कोऑर्डिनेशन across multiple state and ministry and local body affect uniform implementation impacting sustainable development goal। तो जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को इम्प्लीमेंट करने के लिए सेंट्रल से बहुत ही एफर्ट की जा रही है। डिस्पाइट जो है सो अगर बात करी जाए मेन स्ट्रीम कोऑर्डिनेट किया जा रहा है, बहुत सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है, एंड अलग अलग कैपेसिटी से वेरिंग कैपेसिटी एंड कोऑर्डिनेशन करी जा रही है वो बहुत से मिनिस्ट्री में, स्टेट में और लोकल बॉडी में, ताकि समन्वय स्थापित होकर प्रॉपर वे में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करा जाए। लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म इम्प्लीमेशन में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट में बहुत वेरिएशन है, एंड इसके कारण सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का प्रोग्रेस इम्पैक्ट हो रहा है। एग्जांपल, व्हाइल मेजरिंग प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट स्कीम फोकस ऑन द सेंट्रल सेक्टर स्कीम व्हाइल स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट आर ऑफन ओवरलुक्ड इन द मेजरिंग प्रोग्रेस। तो होता क्या है कि अगर आप मेजरिंग कर रहे हो कोई भी स्कीम को, डेवलपमेंट का, कोई भी स्कीम का डेवलपमेंट का, तो मोस्टली क्या होता है कि सेंट्रल सेक्टर का स्कीम को ज्यादा पर दिमाग लगाया जाता है कि ये डेवलप्ड हुआ कि नहीं, इसमें क्या कमी रह गई। वहीं स्टेट सेक्टर का स्कीम में प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि स्टेट में डाटा ड्रिवन प्रॉपर होता नहीं है और उसमें ध्यान भी नहीं दिया जाता है। तो सेंट्रल फैक्टर स्कीम तो मेन स्ट्रीम में रहता है, वहीं सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम या फिर स्टेट ड्रिवन स्कीम थोड़ा सा लेग बिहाइंड हो जाता है। फॉर सस्टेनेबिलिटी चैलेंज की अगर बात करी जाए तो बैलेंसिंग रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ विद इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन रिमेन डिफिकल्ट। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ, तेजी से इकोनॉमिक ग्रोथ करना और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन को लेकर साथ में, तो ये डिफिकल्ट रह गया। आप देखिए अभी बहुत सा उत्तराखंड में ऐसा इशू आया है जहाँ पर ब्रिज या फिर सड़क बनाने को लेकर काफी विवाद अराइज हो गई है। अरावली में भी इशू आ रही है, और अलग अलग जगहों पर जहाँ पर इंडस्ट्री लग रही है वहां पर भी इशू आ रही है। तो ये दिक्कत हो जाता है कि आप इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें या इकोनॉमिक्स को देखें, इकोनॉमिकल कंसर्न को देखें। तो especially in area like renewable energy expansion, forest conservation and reducing emission intensity। तो इंडस्ट्री जहाँ रहती है वहां पर तो पोल्यूशन होगा, तो इमिशन इंटेंसिटी को रिड्यूस करना हो या फॉरेस्ट कंजर्वेशन करना हो या रिन्यूएबल एनर्जी का एक्सपेंशन करना हो, तो वहां पर इकोनॉमिक और इन्वायरमेंट में चैलेंजेस डेफिनेटली डेवलप्ड होती है कि किसको ज्यादा फोकस करा जाए, क्योंकि एक अगर इकोनॉमिक पे ज्यादा टारगेट करेंगे तो इन्वायरमेंट हार्म होता है। So pandemic after effect learning losses and interrupted healthcare service due to COVID-19 have reversed years of human development gain। तो डेफिनेटली कोविड 19 में तो बहुत लॉस हुआ है, जिसके कारण से बहुत सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को टारगेट में भी लॉस हुआ है अचीव करने में, और रिवर्स इम्पैक्ट बहुत खराब रहा है। अगर वे फॉरवर्ड की बात करी जाए तो देखिए, पेंडेमिक आफ्टर इफेक्ट लर्निंग लॉसेस एंड इंटरप्टेड हेल्थ केयर सर्विस ड्यू टू कोविड 19। कोविड 19 के दौरान हेल्थ केयर सर्विस भी इंटरप्ट हो चुका था, बहुत सा लॉस हुआ। हैव रिवर्स ईयर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट गेन। तो जो पहले से हमने अचीव कर रखा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए, जो भी अचीवमेंट था वो वापस से पुनर्मुखी को भवा, यानी पुराना पुराना पुनरा कंडीशन में आ गया, उतना जो जो लॉस हुआ पेंडेमिक के कारण। सो ये है। एंड देन वे फॉरवर्ड की बात करी जाए तो डाटा क्वालिटी के बाद
करी जाए तो स्ट्रेंथनिंग डाटा सिस्टम एंड कैपेसिटी बिल्डिंग एट नेशनल एंड सब नेशनल लेवल टू इम्प्रूव डाटा एबिलिटी एंड क्वालिटी एंड मॉनिटरिंग। तो क्या इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेंथिंग करिए किस चीज को, डाटा सिस्टम को, एंड कैपेसिटी बिल्डिंग को इम्प्रूव करिए ताकि नेशनल और सब नेशनल लेवल पर जो डाटा है वो प्रॉपर मिलता रहे और मॉनिटरिंग होता रहे, और डाटा के साथ जो चैलेंजेस आती है उस पर टैकल करा चैलेंजेस को टैकल करा जाए कि किस तरह से चैलेंजेस है, कहाँ पर कमी रह गई है और किस तरह से कमी को दूर करना है, किस तरह से परेशानियां आ रही है उस परेशानियों को दूर करना है। मोबिलाइज मोबिलाइज फाइनेंस की बात करी जाए तो इनहेंसिंग फाइनेंशियल रिसोर्स मोबिलाइजेशन बाय बूस्टिंग डोमेस्टिक रेवेन्यू जनरेशन, इंक्रीज प्राइवेट एंड इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन थ्रू इनोवेटिव फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट। तो क्या करना चाहिए मोबिलाइज फाइनेंसिंग में, जो डोमेस्टिक रिसोर्स है उसका रेवेन्यू जनरेशन में जो लैक लैक आती है क्या, कि मोस्टली जो बेसिक लेवल पे जो रेवेन्यू जनरेशन होता है उसको सेंट्रलाइज नहीं किया जाता है या चैनलाइज नहीं किया जाता है, जिसके कारण से वो प्रॉपर वे में गवर्नमेंट तक पहुंच नहीं पाती है। तो उसको आप प्रॉपर वे में देखना है कि कहाँ से गड़बड़ियां हो रही है, उस रेवेन्यू को आपको सभी को गवर्नमेंट तक पहुंचना चाहिए वो रेवेन्यू। तो उस चीज पे दिमाग लगाना होगा कि आप जो बेसिक रेवेन्यू जो बेसिक बेसिक सेक्टर में जहाँ रेवेन्यू जनरेट होते हैं जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में या लोकल इंस्टीट्यूशन में, तो वो भी गवर्नमेंट तक पहुंच सके। ओके, सो डोमेस्टिक रेवेन्यू भी जनरेशन हो सके, डोमेस्टिक रेवेन्यू को भी प्रॉपर वे में जनरेट किया जाए। तो ये भी दिमाग लगाना है, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ सेंट्रल के द्वारा दिया जा रहा है फंडिंग। एंड प्राइवेट प्लेयर जो होते हैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा इम्फेसाइज करें कि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में फंडिंग करें। एंड इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन को भी दिमाग में रखना होगा कि किस तरह से इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया या आईएमएफ हो गया, वो सब भी इंगेज हो इस चीज में, ताकि भारत में जल्दी से जल्दी विकास हो सके, प्रॉपर वे में सस्टेनेबिलिटी के साथ डेवलपमेंट हो सके। गवर्नेंस की बात करी जाए तो प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म करना होगा बाय स्ट्रेंथिंग इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का ही एक पार्ट होता है इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, तो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को आप स्ट्रेंथिंग करना होगा, ठीक है। एंड कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग सेंट्रल स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, कोऑर्डिनेशन जरूरी है। अगर सेंट्रल स्टेट और लोकल गवर्नमेंट में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो सेंट्रल में कुछ काम होगी लोकल में नहीं होगी। तो आपको प्रॉपर में कोऑर्डिनेट करके सबको साथ में लेकर चलना होगा, ये ऐसा नहीं कि आप सेंट्रल में कर रहे हैं तो वो चीज पहुंच नहीं पा रहा है स्टेट और लोकल में, तो वो भी सही नहीं है। फर्दरिंग इंटीग्रेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इनटू सेक्टरल पॉलिसी, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को सेक्टरल पॉलिसी में इंटीग्रेट करना होगा किस किस सेक्टर में, जैसे कि एजुकेशन सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में, एंड अलग अलग जो हेल्थ सेक्टर है सब में। एंड बजट सिस्टमेटिकली टू इंश्योर पॉलिसी कोहेरेंस एंड फाइनेंशियल अलाइनमेंट, तो बजट सिस्टमेटिक वे में करना होगा ताकि इंश्योर किया जाए पॉलिसी कोहेरेंस हो एंड फाइनेंशियल अलाइनमेंट हो। इंगेजिंग स्टेक होल्डर को इंगेज करना होगा, इंकरेजिंग मल्टी सेक्टरल पार्टनरशिप एंड वाइड सोसाइटिकल पार्टिसिपेशन इंक्लूडिंग सिविल सोसाइटी, एकेडमी, प्राइवेट सेक्टर फॉर मोर इंक्लूसिव इम्प्लीमेंटेशन। तो मल्टी सेक्टर पार्टनरशिप पे ज्यादा फोकस करना होगा एंड सोसाइटिकल पार्टिसिपेशन पर दिमाग लगाना होगा, जैसे कि सिविल सोसाइटी, बहुत सा अलग अलग सोसाइटी हो गया या एकेडमिक सोसाइटी हो गया या फिर प्राइवेट सेक्टर का हो गया, तो ये सब सब कुछ कोई मिलकर जो है सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को टारगेट करते हुए डेवलपमेंट करे। ये दिमाग में रखना होगा कि अलग अलग, जैसे अभी देखिए आईआईटी वगैरह का बहुत सारा रिसर्च होता है जो सस्टेनेबिलिटी को लेकर है या फिर डेवलपमेंट को लेकर है कि किस तरह से इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करते हुए डेवलपमेंट किया जाए। जैसे एग्रीकल्चर में रिसर्च हो रही है, एग्रीकल्चर में विभिन्न प्रकार का जो क्रॉप डेवलप किया जा रहा है ताकि प्रॉपर न्यूट्रिशन हो सके एंड इन्वायरमेंट को हार्म ना किया जाए। और प्राइवेट सेक्टर जैसे बहुत सा सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सीएसआर फंड होता है, वो सब इम्पोर्टेंट हो गया है यहाँ पर। सोसाइटी का भी रोल इम्पोर्टेंट है, अवेयरनेस जरूरी होती है। सस्टेनेबिलिटी की अगर बात करी जाए तो डेवलपमेंट पॉलिसी मस्ट इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी बाय प्रमोटिंग क्लीन एनर्जी एंड एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट रिडक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम। तो सस्टेन डेवलपमेंट पॉलिसी को हमेशा क्या करना है, आप कोई भी डेवलपमेंट पॉलिसी ला रहे हो, सपोज दैट आप किसी जगह पर आप कह रहे हो कि आप स्मार्ट सिटी बनाओगे, तो आपको ये दिमाग में रखना है कि आप
क्लीन एनर्जी पे भी दिमाग रखना है, क्लीन एनर्जी भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप एनर्जी जनरेट करो जिससे टू मच पॉल्यूशन हो रही है। वाटर मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए, वेस्ट रिडक्शन कैसे कर सकते हैं कम से कम, ताकि नेचुरल को हार्म ना हो, एंड नेचुरल इकोसिस्टम को डिस्टर्ब किए बिना कंजर्वेशन करते हुए सस्टेनेबिलिटी को टारगेट करना है, यानी कि एसडीजी को अचीव करना है। और एग्जाम्पल की बात की जाए तो प्रायोरिटाइजिंग रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन, वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, इटीसी, ये सब है एग्जाम्पल में कि रिन्यूएबल एनर्जी का एक्सपेंशन को प्रायोरिटाइज किया जाए, वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट किया जाए रिवर आरआरआर कॉन्सेप्ट पे, एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट प्रॉपर करा जाए। सो कंक्लूजन की अगर बात करी जाए तो इंडिया decade long journey with the sustainable development goal for meaningful progress in the key social and infrastructure indicator with sustained institutional coordination and inclusive stakeholder participation. India can accelerate its path toward achieving the sustainable development goal by 2030। तो जो जर्नी है दिख रहा है कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अच्छा, इंडिकेटर में बहुत अच्छा इंडिया का प्रोग्रेस हुआ है। तो मेनली क्या है कि इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, और अलग अलग स्टेक होल्डर है उसका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, और इस तरह से इंडिया को क्या करना है कि सस्टेनेबल गोल को टारगेट करना है 2030 तक, ताकि पूरा कॉम्प्रिहेंसिव वे में अचीव करा जा सके। ओके, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल था। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में